दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं प्रदोष गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा में एक या फिर 2 विषय में फेल हुए छात्र छात्राओं को दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। जहां ऐसे छात्र कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर के पास हो सकेंगे, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल से ही शुरू हो गया है और 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। आपको बता दूं कि 2 से अधिक यानी कि 3-4 सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों को फेल माना जाएगा। उन्हें बिहार बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है। जहाँ ऐसे छात्र अगले साल 2023 की बोर्ड परीक्षा में दोबारा शामिल हो सकते हैं। जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसी महीने के अंतिम हफ्ता में बीएसईबी मैट्रिक कंपार्टमेंट और विशेष परीक्षा 2022 आयोजित करने वाला है, जिसके लिए इस साल 10वीं परीक्षा में फेल हुए छात्र 2 अप्रैल से कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। जहां कल ही शुरू हो गई है। बिहार के मधुबनी जिला में स्थित जयनगर से नेपाल के जनकपुर धाम होते हुए कुर्था तक ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। अब तक बस से सफर का आनंद लेने वाले लोग 8 साल बाद एक बार फिर से ट्रेन में सफर कर पाएंगे। इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत दिल्ली से भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से इसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इसे लेकर के नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली में हैं। जब भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सेवा शुरू होने को लेकर के दोनों देशों के नागरिकों में जबरदस्त उत्साह है। जब अब लोग 40 मिनट में ही जयनगर से जनकपुर पहुंच जाएंगे और 3 घंटे तक समय की बचत होगी। वहीं व्यापारियों में व्यापार विस्तार होने को लेकर भी इस ट्रेन को लेकर एक खास नियम बनाया गया है। बताया गया है कि इस ट्रेन में भारत और नेपाल को छोड़कर किसी अन्य देशों के नागरिक सफर नहीं कर सकेंगे। यह ट्रेन अभी जयनगर से कुर्था के बीच चलेगी। हालांकि आने वाले दिनों में इसे वर्दीवास तक बढ़ाया जाना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 12वीं पास करने वाले सभी छात्रों को नीतीश सरकार के द्वारा 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा। जहां इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार इस साल बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिससे 81.28% लड़कियों ने पास प्रतिशत हासिल की है। जहाँ इन सभी लड़कियों को आगे की पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद के रूप में 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। जो भी छात्र इस साल इंटर परीक्षा पास की है वह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सभी लड़कियां मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए दस्तावेज के बारे में बता दें कि आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, 12वीं मार्कशीट और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए ई कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट ekalyan.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पैसे की राशि सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में राक्षस राज चल रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। पुलिस के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। जहां बिहार की कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में राक्षस राज चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो फिर अन्य लोगों की क्या बात की जाए। समस्तीपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में यह बातें कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में शिक्षित लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। नीतीश सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गए हैं। जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर है उसके घर में ही घुस करके कोई घुसा मार दे। घटना तो बड़ी है, कुछ भी हो सकता था। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वह पंचायत के जनप्रतिनिधि क्यों ना हो। जब बिहार में राक्षस राज की शुरुआत हो गई है, पुलिस के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बोला गया है कि दारू पकड़ कर लाओ। ऐसे में क्या होगा? महंगाई को लेकर के बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म होने के बाद से गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। एनडीए सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर बिल्कुल भी फेल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। जहां कहीं गर्मी तो कहीं लू और कहीं बादल छाए हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों के दौरान मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया है। आज सीमांचल, मिथिलांचल समेत पटना में भी सुबह से ही मौसम सुहाना है, जब बादल छाए हुए हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बादल छाए होने की वजह से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी बिहार में 3 और 4 अप्रैल को आंशिक बारिश के आसार जताए हैं। इन जिलों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे और फिर मौसम खुशनुमा रहेगा।
रहेगा। जब मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके बाद फिर से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं बिहार के 6 जिले प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं और यहाँ लू जैसी परिस्थितियां हैं। जब सूर्य की प्रचंड किरणों के बीच गर्म पछुआ हवा के प्रभाव से गया, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, बांका और बक्सर में अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। जब पिछले 2 दिनों से इन जिलों में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा बह रही है। जिन जिलों में लू चलेगी वहां का तापमान 40 से 42 डिग्री तक रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 6 अप्रैल के बीच पूर्वा हवा का प्रभाव कुछ जिलों में होगा, जिससे तापमान में आंशिक गिरावट आएगी और फिर लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। हालांकि बिहार में पूर्वा और फिर पछुआ के कारण अलग अलग जगहों पर तापमान में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में तापमान 40 के पार जाने की संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं कि रहमत, बरकत और गुनाहों से छुटकारे का महीना रमजान आज से शुरू हो गया है। चांद नजर आया और आज रविवार को माह रमजान का पहला रोजा रखा गया। चांद नजर आने पर तरावी की नमाज भी शुरू हो गई है। रमजान को लेकर के खजूर का बाजार भी सज चुका है, जहां रोजेदारों के लिए तरह तरह के खजूर बाजार में पहुंच चुके हैं। बिहार के सभी शहरों में अलग अलग जगहों पर इसकी दुकानें सजी है, जहां इनमें 200 से लेकर के 800 रुपए किलो तक का खजूर है। इस पर भी बढ़ती महंगाई का असर पड़ा है, जहाँ कीमत में 20% तक की वृद्धि हुई है। दुकानदारों के अनुसार 200 से 300 रुपए किलो वाले खजूर की मांग ज्यादा है। साथ ही ड्राई फ्रूट, शरबत, सेवइयां आदि की दुकानों पर भी भीड़ लग रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश भर में बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से एक तरफ जहां आम आदमी परेशान है, तो फिर वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए भी ये एक मुसीबत बनी हुई है। इस बीच पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे किसानों को एक और झटका लगा है। दरअसल देश की प्रमुख सहकारी संस्था IFFCO लिमिटेड ने DAP और NPK की कीमतें बढ़ा दी है। इसकी कीमत 1 से 2 रुपये नहीं बल्कि सीधे 150 रुपये बढ़ा दी गई है। यहाँ आपको बता दूं कि DAP और NPK ये दोनों ऐसे खाद हैं जिसका किसान अपनी खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में किसान पहले से ही जहां डीजल के दाम बढ़ाने से परेशान थे, अब उन्हें अपनी फसल के लिए खाद भी महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। इन दोनों खादों के दाम बढ़ने से अब कृषि लागत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि जो चिराग पासवान खुद को भाजपा का हनुमान बताते थे, भाजपा ने अपने उसी हनुमान के बंगले में आग लगा दिया। यह कहना है बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। दिल्ली में रामविलास पासवान को दिए गए बंगला को जबरन खाली कराए जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने शनिवार को भाजपा और चिराग पासवान के रिश्तों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सवाल ये नहीं है कि चिराग पासवान से उनके पिता को आवंटित बंगला केंद्र सरकार ने छीन लिया है, बल्कि मूल तो यह है कि भाजपा ने उसकी पार्टी को ही दो फार करा दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगला खाली कराने के नाम पर जो व्यवहार चिराग पासवान के साथ हुआ है वह बेहद बुरा हुआ है। उसमें भी ऐसा तब हुआ जब चिराग खुद को भाजपा का हनुमान बताते रहे हैं। इस हनुमान के साथ पहले उनकी पार्टी का सिंबल खत्म करा दिया गया, फिर उनकी पार्टी दो फार हो गई। सारे सांसद चिराग पासवान को छोड़ दिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमेशा से रामविलास पासवान और चिराग पासवान भाजपा के साथ रहे हैं, लेकिन हनुमान के घर में ही आग लगा दिया गया है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, लेकिन उनके साथ रहने का परिणाम हुआ कि उनके ही घर को आग लगा दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब या तो चिराग पासवान को बताना चाहिए कि उनके साथ ये सब क्यों हुआ, लेकिन भाजपा ने अपने हनुमान के घर में आग जरूर लगा दी। दोस्तों, बात करते हैं कि विधान परिषद चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जहां एक दिन बाद यानी कि 4 अप्रैल को यानी कि कल पूर्णिया, अररिया, किशनगंज MLC चुनाव के लिए मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी का चयन करेंगे। जहां इसके लिए सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। तीनों जिले के सभी 30 बूथों को मतदान के लिए तैयार कर लिया गया है। अररिया एवं किशनगंज के 16 बूथ के लिए मतपत्र एवं आवश्यक सामग्री भेज दी गई है, जबकि पूर्णिया के 14 बूथ के लिए रविवार को बैलेट भेज दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने बताया है कि मतदाताओं को वोटिंग के लिए बूथ पर ही बैगनी कलर का स्क्रैच पेन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपनी पसंदीदा प्रत्याशी के सामने वरीयता क्रमांक अंकित कर सकेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बेतहाशा बढ़ रही है। इसको लेकर के कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा वृद्धि के लिए सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि एक साजिश के तहत 5 राज्यों के चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमत में रोक लगाई गई थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो कीमत फिर से बढ़ाने लगी। तेल कंपनियों ने 2 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार बिहार में तेल की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
जब बिहार में बीते 13 दिन के अंदर पेट्रोल में 6 रुपये 53 पैसे और डीजल के दाम में 6 रुपये 32 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा सा असर तेल के ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। हालांकि शनिवार को तेल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जब बिहार में शुक्रवार को तेल की कीमतों में भारी उछाल के बाद पेट्रोल 114 रुपये 50 पैसे और डीजल 99 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। शनिवार को भी यही भाव पर बेचा गया। इस साल में यह सबसे ज्यादा कीमत है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान योजना के 60 लाख लाभुकों का तय समय तक ई-केवाईसी नहीं हो सका, लिहाजा जो काम मुफ्त में होता अब उसके लिए रुपए खर्च करने होंगे। सरकार ने समय तो 31 मार्च से बढ़ा करके 31 मई तक कर दिया, लेकिन सुविधाओं को कम कर दी। जब अब किसानों को ई-केवाईसी के लिए हर हाल में सुविधा केंद्र पर जाना ही होगा, जब वहाँ उन्हें इसके लिए 15 रुपये भुगतान भी करना होगा। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना पाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दिया है। जब इसके लिए 31 मार्च तक समय दिया गया था, जब तय समय में किसानों के पास ये ऑप्शन था कि वे बिना शुल्क के साथ अपने मोबाइल से ही ई-केवाईसी करा सकते हैं। जब 85 लाख लाभुकों में 25 लाख ही इसका लाभ ले सकेंगे। तय समय बीत गया और 60 लाख का ई-केवाईसी नहीं हो सका। जहां अब सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि मोबाइल या फिर किसी अन्य साइबर कैफे से वह ई-केवाईसी नहीं करा पाएंगे। इसके लिए पास के सुविधा केंद्र पर जाना होगा। किसानों को अपने ही गलती से होने वाली ये परेशानी दोहरी है। जब सुविधा केंद्र पर सरकार ने तय किया है कि 15 रुपये प्रति किसान, लेकिन कहीं भी इस शुल्क पर ई-केवाईसी नहीं होगा। पहले भी जिन किसानों ने वसुधा केंद्र पर से ये काम कराया है उन्हें 50 रुपये तक शुल्क देने पड़े हैं। जब सरकार के पास इस पर नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे में मनमानी तय है। जब बिहार के 85 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलती है, हर साल किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये राशि उन्हें 2000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसानों को बिहार के कृषि विभाग में निबंधित होना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गाड़ी मालिकों का सफर अब और आसान हो जाएगा, झंझट से अब वो मुक्त हो जाएगा। जहां गाड़ी चालकों के लिए पहले ड्राइविंग लाइसेंस को गाड़ी चलाने के दौरान साथ रखना जरूरी होता था, शर्त होती थी, वही अब ये जरूरी शर्त नहीं रह गया है। अब गाड़ी चालक अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना भी फिजिकल कॉपी के सफर करते हैं तो फिर हजारों का जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। नए नियम के अनुसार आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्टफोन पर सहज करके रख सकते हैं। जहां सफर करने के दौरान ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी को दिखा करके आपका काम चल जाएगा। डिजी लॉकर भारत सरकार का एक ऐप है जिसकी मदद से आपका काम अब आसान होने वाला है। जहां अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके ड्राइविंग लाइसेंस की झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। भारत सरकार के इस ऐप में आपके ड्राइविंग लाइसेंस को स्कैन करके सुरक्षित रखने की सुविधा मिलती है। यही नहीं, इस ऐप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों को भी स्कैन करके सुरक्षित रख सकते हैं। डिजी लॉकर ऐप में ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी दिखा करके आप आसानी से सफर कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा में शुक्रवार को देश में यूरिया के बढ़ते इस्तेमाल का मुद्दा उठा। बिहार से आने वाले आरजेडी के सांसद अमरिंदर प्रताप सिंह उर्फ AD सिंह ने खेती में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल पर चिंता जताई और फिर सरकार से अनुरोध किया है कि वे किसानों के बीच इस बारे में जागरूकता फैलाए। जहां उन्होंने कहा है कि यूरिया का 30% हिस्सा उपयोगी होता है और बचे हुए हिस्सा मिट्टी और पर्यावरण के प्रतिकूल होता है। उन्होंने कहा है कि यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से देश की भावी पीढ़ी पर असर होगा। सदन में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। जो उन्होंने खेती में यूरिया के बढ़ते इस्तेमाल से भविष्य में होने वाले नुकसान पर भी बात की है। जहां साथ ही मौजूदा समय में यूरिया का अत्यधिक प्रयोग के कारण किस प्रकार की खेती योग्य भूमि को नुकसान हो रहा है, उस ओर सदन और फिर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों बात करते हैं कि श्रीलंका इस समय आज़ादी के बाद के सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। स्थिति बद से बदतर की ओर जाती दिख रही है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने देश में आपातकालीन लगाने का फैसला कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और फिर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए यह फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से ही ये आपातकालीन लागू कर दिया गया है। अब श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा यह फैसला उस समय में लिया गया जब उनकी और उनकी सरकार के खिलाफ देश में प्रदर्शन तेज हो चुका है। जब से श्रीलंका में आर्थिक संकट पैदा हुआ है तब से देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। गुरुवार को उनके आवास के बाहर भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उन पर जमकर लाठियां भी बरसाई। अब ये प्रदर्शन सिर्फ राष्ट्रपति के आवास के बाहर देखने को नहीं मिले हैं। श्रीलंका के अलग अलग इलाकों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है जब पुलिस से झड़प हो रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और जमीन पर माहौल तनाव का बना हुआ है। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रीलंका एक साथ कई चुनौतियों से जूझ रहा है। बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। घंटों के लिए देश अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। बसों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिलिंग स्टेशनों पर भी अब डीजल नहीं बचा है। अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका में सबसे ज्यादा परिवहन की सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है क्योंकि श्रीलंका में पेट्रोल है, न डीजल, न ही बिजली। पूरा श्रीलंका कंगाल हो चुका है। पूरा श्रीलंका देश बर्बाद हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों नेता परिवारवाद की राजनीति करते हैं और इनकी पार्टी एक प्राइवेट कंपनी है। इशारों में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद को लेकर के बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब से लालू प्रसाद यादव राजनीति में आए हैं तब से लेकर के आज तक परिवार को ही आगे बढ़ाया है। आज अल्पसंख्यक समुदाय इनकी हर चाल को समझ चुके हैं, अब इनके झांसे में आने वाले नहीं है। आगे उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी परिवारवाद की राजनीति नहीं की है। नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समुदाय को हमेशा साथ लेकर चले हैं। आज अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश कुमार के साथ हैं। लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि परिवार के लिए एक प्राइवेट कंपनी है, वह सब जानता है। उन्होंने कहा है कि हमें यह बताएं कि पूरे हिंदुस्तान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर हर लोग परिवारवाद किया है। लालू जी और मुलायम को कौन नहीं जानता है। जो बच्चा उनके घर में पैदा हुआ वह मुखियागिरी शुरू कर देता है, वह परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इस बार मुसलमान समझ चुके हैं। निश्चित तौर पर इस बार एनडीए के साथ बिहार में रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में पंचायती राज में सबसे अधिक रौब वाला पद मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख का ही माना जाता है। जिला परिषद सदस्य और प्रखंड समिति सदस्य के पदों पर भी लोगों की नजर रहती है। इसके बाद सरपंच का पद आता है। वार्ड सदस्य और पंच के पदों पर सबसे कम लोगों का ध्यान रहता है। इधर बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव के बीच एक अफवाह ने सरकार के साथ सत्ताधारी एनडीए के दलों भाजपा और जेडीयू की नींद उड़ा दी है। एक साथ दोनों दलों के बड़े नेताओं और फिर राज्य सरकार के मंत्रियों ने स्थिति पर सरकार का स्टैंड साफ कर दिया है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि वार्ड सदस्यों के अधिकारियों को छीना जाएगा। वे इसका बिल्कुल भी खंडन करते हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार वार्ड मेंबरों के अधिकार को बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार वार्ड सदस्यों को और अधिकार देने जा रही है। सभी पंचायत प्रतिनिधि गोल बंद होकर के एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी वार्ड सदस्यों के छीने जाने की खबर को अफवाह बताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में वार्ड सदस्यों को 2-2 हजार रुपये नल जल के रखरखाव एवं 2-2 हजार रुपये मानदेय के रूप में देने का फैसला हुआ था। लेकिन उनके अधिकार छीने जाने की बात आ रही है, जो बिल्कुल भी सरासर गलत है। ऐसी खबरों पर राज्य निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्हें बिहार के कई जिलों से सूचना मिली है कि नल जल योजना के कार्यों के मेंटेनेंस से वार्ड सदस्य सहित अन्य संबंधित लोगों को अलग किया जा रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी अफवाह है और बेबुनियाद है। सरकार ने इस तरह की किसी भी बात का फैसला नहीं किया है। वार्ड सदस्यों को नल जल योजना से जोड़े रखने का फैसला सरकार ने बीते साल ही किया था और यह निर्माण कार्य अभी भी जारी है। उन्होंने कहा है कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो और ना ही किसी अफवाहों पर ध्यान दे। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई एनवी रमन्ना ने देश की मुख्य जांच एजेंसी सीबीआई को नसीहत देते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस एनवी रमन्ना ने शुक्रवार को एक समारोह में कहा है कि कई अहम मामलों की जांच में सीबीआई की स्थिरता, निष्क्रियता और लेट लतीफे से कार्रवाई करने से जांच एजेंसी की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। सीजेआई ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के पुलिस की छवि तार तार हो गई है। अक्सर पुलिस अधिकारी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिनिधि तो बदलते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा सेवा और ड्यूटी में रहेंगे। सीजेआई एनवी रमन्ना ने जोर देकर कहा है कि ब्रिटिश शासन से अब तक भारत में पुलिस सिस्टम में कैसे, कब और कितना बदलाव हुआ है, लेकिन समय बीत जाने के साथ सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां सार्वजनिक निगरानी के दायरे में आ गए हैं। सीजेआई ने बताया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पुलिस की छवि को गहरा धक्का लगा है। अक्सर पुलिस अधिकारी हमारे पास याचिका लेकर के आते हैं ये शिकायत करने के लिए कि
आम चुनाव के बाद, सरकारें बदलने के बाद नई सरकारें उन्हें परेशान करती है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जनप्रतिनिधि और सरकारें समय के साथ बदलती रहती है, जबकि आप अस्थायी हैं। शासन बदलते हैं लेकिन प्रशासन और व्यवस्था अस्थायी रहती है। उनके मुताबिक कि कोई भी संस्थान उनके नेतृत्व की वजह से अच्छा या फिर बुरा हो सकता है, लेकिन कुछ अधिकारी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब जगह हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बता दें कि एक गांव ऐसा है जहां केवल जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। जी हां, हम आपको जो कह रहे हैं उस पर शायद आपको विश्वास भी ना हो, लेकिन ये बिल्कुल भी 100% सच है। ये जगह कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ भारत में ही मौजूद है। केरल के मलप्पुरम जिले के कोडिन्ही गाँव में पैदा हुए अधिकांश बच्चे जुड़वा होते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया में 1000 में से 9 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इस गाँव में 1000 में से 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। 400 जुड़वा बच्चों के साथ संख्या वर्षों में बढ़ रही है और इस घटना ने शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चकर्ताओं को आश्चर्यचकित कर दिया है। तो आइए आपको बताते हैं इस गांव के बारे में कुछ रोचक तथ्य के बारे में। 2000 परिवारों की आबादी वाले कोडिन्ही गांव में कम से कम 400 जोड़े जुड़वा बच्चे हैं। जब 2008 में गांव में 280 जुड़वा बच्चे का आधिकारिक अनुमान जारी किया गया था, लेकिन तब से यह संख्या केवल बढ़ी है। आपको बता दूं कि दुनिया में 1000 बच्चों में से 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन केरल के इस गांव में 1000 बच्चों में से 45 जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। कोडिन्ही गांव के लोगों को ये एहसास नहीं हुआ है कि वे इतने अनोखे हैं। जब यहाँ जुड़वा बच्चों का जन्म होता है तो फिर उन्हें ये असामान्य घटना बिल्कुल भी सामान्य लगती है। दोस्तों, बात करते हैं कि जंगली जानवर अक्सर खेत में खड़ी फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिसको लेकर के किसान काफ़ी परेशान रहते हैं। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए तेलंगाना के एक किसान ने बहुत ही शानदार तरीका अपनाया है। जहाँ अब ये किसान अपने खेतों की रखवाली भालू से करवाता है। जी हाँ, किसान ने एक ऐसे शख्स को दिहाड़ी मजदूरी पर रखा है जो भालू का कॉस्ट्यूम पहन करके खेती की रखवाली करता है। तेलंगाना की सिद्दीपेट जिले के किसान बंदरों और जंगली सूअरों के आतंक से काफ़ी परेशान हैं। इस जिले के किसानों की फसलें जंगली सूअर और बंदर काफ़ी बर्बाद कर देते हैं। इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि खेत में दिन भर बैठ करके जानवरों को भगाना आसान नहीं है। इसी से छुटकारा पाने के लिए भास्कर रेड्डी नामक किसान ने गजब का तरीका निकाला। जब भास्कर रेड्डी ने अपने फसल की रखवाली के लिए एक भालू को नौकरी पर रख लिया। यही नहीं, इस भालू को हर दिन किसान 500 रुपये दिहाड़ी में भी देता है। अब उसके खेत के आसपास भी बंदर और जंगली सूअर नहीं भटकते हैं और किसान चैन की नींद सोता है। ये भालू दिन भर खेतों में घूम घूम करके उसके फसलों की रखवाली करता है। भालू को दूर से ही देख करके बंदर और जंगली सूअर भाग जाते हैं। जब भास्कर रेड्डी की फसलें ज्यादा खराब होने लगी थी, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक आदमी को भालू का कॉस्ट्यूम पहना करके अपने खेतों की रखवाली के लिए नौकरी पर रखा। जब भास्कर का यह आइडिया कारगर साबित हुआ और बंदरों और जंगली सूअरों से उनके खेत की सुरक्षा होने लगी। दोस्तों, बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या बढ़े। लोग इस कदर परेशान हुआ है कि अब हर कोई तेल पर पैसे खर्च कम हो, इसके लिए तिरकम लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ बिहार के शिवहर में देखने को मिला, जहां एक विद्युत विभाग का कर्मचारी गाड़ी की जगह घोड़े पर सवार होकर के बिजली बिल वसूलते नजर आया। जब घोड़े पर बैठ करके बिजली बिल वसूलते विद्युत विभाग के कर्मी का नाम अभिजीत तिवारी है। जब उनसे पूछा गया है कि वे इस तरह से क्यों आते हैं, तो उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि गाड़ी से सफर करना मुश्किल है, इसीलिए घोड़े पर आना जाना होता है। अभिजीत खुद शाहपुर के हैं और तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बाइक से चलने की बजाय घोड़े से सफर कर रहे हैं। इसका असर उनके बजट पर भी पड़ा है। बिजली का बिल वसूल करने के लिए भी वे घोड़े पर ही जा रहे हैं। इसके बाद तो चारों तरफ अभिजीत के नाम की चर्चा है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के कारण यह पहला मामला है। दरअसल इससे पहले भी महाराष्ट्र के तेलंगाना में एक कुछ इसी तरीके का वाकया देखने को मिला, जहां शेख यूसुफ नामक शख्स ने मोटरसाइकिल को छोड़ करके घर से ऑफिस तक घोड़े से आना जाना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़े हैं। हालांकि शुक्रवार को इसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि नवरात्र में लोग उपवास रखते हैं, इसमें फलाहार किया जाता है। जहाँ ऐसे में आम दिनों के मुकाबले फलों की बिक्री कई गुना अधिक बढ़ जाती है। जहाँ फलों की मांग बढ़ने के कारण उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। नवरात्र के साथ ही रमजान भी रविवार से शुरू हो गए हैं। जहाँ ऐसे में नवरात्र और रमजान के साथ आने से फसलों की मांग ज़्यादा बढ़ गई है। शनिवार को नवरात्र की तैयारियों के चलते काफ़ी लोगों ने फलों की जमकर खरीदारी की। इसके कारण पूरे दिन फलों के ठेलों से लेकर के दुकानों पर लोगों की काफ़ी भीड़ रही। वहीं पिछले 7 दिनों में
कुछ फलों के दामों में 10 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। एक सप्ताह पहले जो केला 30 रुपए दर्जन था तो वह अब 50 रुपए दर्जन तक बिक रहा है। इसी तरीके से 140 रुपए बिकने वाला सेब अब 160 रुपए तक बिक रहा है। संतरा जो 60 रुपए किलो था वह अब 80 रुपए बिक रहा है। जहां 80 रुपए बिकने वाला अंगूर 100 रुपए तक बिक रहा है। 70 रुपए वाला अनानास 80 रुपए हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को राज्यसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के बात रखी। उन्होंने कहा है कि देश में जबरन जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत की जनता इसे खुद से ही नियंत्रित कर रही है और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। यह भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने जुलाई 2019 में राज्यसभा में अपना जनसंख्या विनियामक विधेयक पेश किया था। इस पर बात करते हुए मंडाविया ने कहा है कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई है। राकेश सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद शुक्रवार को विधेयक वापस ले लिया। मंडाविया ने यहां अलग अलग परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रभाव को सूचीबद्ध किया है, जिसमें कुल प्रजनन दर में कमी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज औरंगाबाद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने स्वीकार किया है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हो रही वृद्धि से जनता पर बोझ बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दोषी नहीं है। नित्यानंद राय ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के पीछे असली वजह रूस यूक्रेन में चल रहा युद्ध है। यह युद्ध के कारण केंद्र सरकार को देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक कीमत पर कच्चे तेल का आयात करना पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि का सीधा सा असर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य पर पड़ रहा है और न चाहते हुए भी मूल्य वृद्धि करनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ करके अन्य जरूरत चीजों की कीमतें नियंत्रण में है। आज ही LPG सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए की वृद्धि हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की तरफ से जारी रिपोर्ट ने बिहार के लिए राहत भरी खबर है। बिहार के मजदूरों के लिए खुशी भरी खबर है। इस रिपोर्ट की माने तो झारखंड और राजस्थान जैसे प्रदेशों के मुकाबले बिहार में बेरोजगारी कम है। हालांकि आंकड़ों की माने तो बिहार में मार्च के महीने में फरवरी के मुकाबले रोजगार के अवसर कम हुए हैं, लेकिन ये इसीलिए चिंता का विषय नहीं है क्योंकि ये कमी मामूली है। जारी रिपोर्ट के आंकड़ों की माने तो फरवरी में जहां 14% मजदूरों को रोजगार नहीं मिला, वही मार्च में ये आंकड़ा 0.4% बढ़ करके 14.4% हो गया। आपको बता दूं कि बिहार में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2021 के महीने में बेरोजगारी का आंकड़ा 16% को पार कर गया था, लेकिन फरवरी में 14% और मार्च में 14.4% के आंकड़े ने थोड़ी राहत दी है। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े दिसंबर 2021 के ही थे। इसकी एक वजह थी कि कोरोना का प्रभाव भले ही कम हो रहा था, लेकिन निर्माण से संबंधित गतिविधियां पूरी तरीके से काम नहीं कर रही थी। बिहार के लिए सुकून देने वाली खबर यह है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में पड़ोसी राज्य झारखंड के मुकाबले बिहार में बेरोजगारी कम दिखाई गई है। यह रिपोर्ट की माने तो बिहार में झारखंड के मुकाबले रोजगार के अवसर कुछ बड़े हैं। मार्च में झारखंड में बेरोजगारी दर 14.5% था। बिहार से अलग अगर देश के अन्य राज्यों की बात करें तो फिर राजस्थान और जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर है। इन दोनों राज्यों में बेरोजगारी दर 25% दर्ज की गई है। हालांकि बिहार और त्रिपुरा एकदम बराबर के मामले पर खड़े हैं, जबकि पूरे देश में मध्य प्रदेश की हालात सबसे बेहतर है और यहां बेरोजगारी दर 1% है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में एक ज्वेलरी की दुकान में भीषण चोरी हुई। चोरों ने दुकान का शटर काट करके इस वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की इस घटना से हरकंप मच गया है। आपको बता दूं कि बिहार के बेगूसराय में अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यह ताज़ा मामला गरपुरा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में स्थित शिवांगी कॉम्प्लेक्स का है। यहां बेखौफ चोरों ने एक बार फिर से आभूषण दुकानों पर शटर काट करके चोरी की है। चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने शिवांगी कॉम्प्लेक्स में स्थित मनीष ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार का शटर एवं तिजोरी काट करके करीब 10 लाख के आभूषण की चोरी कर दी है। इस घटना की जानकारी शनिवार की सुबह हुई है। इसके बाद इलाके में हरकंप मच गया जब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर के शुरू हुई चर्चा और अटकलों पर खुद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों ने विराम लगा दिया है, लेकिन इस मसले पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बीजेपी कोटे से केंद्र में शामिल मंत्री भी इस मसले पर अपनी राय जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों पर सवाल पूछे जाने पर कहा है कि वह कोई दो ज्योतिषी नहीं है और न ही कोई राजनीतिक पंडित है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पता नहीं अब बात कहां से शुरू हुई है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी
करीबी बिहार सरकार के मंत्री संजय झा खुद इस बात को खारिज कर चुके हैं। वैसे भी यह मामला नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का है। जय गिरिराज सिंह ने कहा है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के वक्त ही नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमति दी थी। 2020 का चुनाव परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन बीजेपी ने अपने वादे को निभाया है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं कहां से इस तरह की बातें सामने आ जाती है। उधर ऐसे मामले पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी प्रतिक्रिया दी है। जहां अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और फिलहाल यहां कोई वैकेंसी नहीं है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों का केवल एक ही जवाब हो सकता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में 3 नए राजस्व जिले बनाने जा रही है। जहां इसकी जानकारी बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दी है। खबर के अनुसार मंत्री अशोक चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि एनडीए की सरकार बगहा सहित बार और नवगछिया को राजस्व जिला बनाने की तैयारी में है। बहुत जल्द बिहार के इन तीनों पुलिस जिला को राजस्व जिला का दर्जा दे दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में काफी लंबे समय से बगहा सहित बार और नवगछिया को राजस्व जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इसे राजस्व जिला का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन मंत्री के इस ऐलान से यह साफ हो गया है कि सरकार बहुत जल्द इसे जिला का दर्जा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीतीश सरकार बगहा, बार और नवगछिया को राजस्व जिले का दर्जा देने जा रही है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा तैयारियां की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि अपराध दमन को लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार का मॉडल फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसे लेकर के बिहार में भी बात होने लगी है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया है कि बिहार सरकार अपराध रोकने में सक्षम है, लेकिन साथ ही उन्होंने योगी मॉडल की भी जरूरत बताया है। भाजपा नेता तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार अपराध रोकने में सक्षम है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में योगी मॉडल की भी जरूरत बताई है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए वे मां स्वरूप आदरणीय हैं, उनकी बातों पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। आपको बता दूं कि योगी मॉडल और नीतीश मॉडल को लेकर के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तंज कसा था, जहां उन्होंने कहा था कि दोनों मॉडल बेकार हैं। यदि इनका बस चले तो फिर योगी आदित्यनाथ को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दे। वैसे बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। नीतीश कुमार से कुछ भी संभल नहीं रहा है। इनका मॉडल पूरी तरीके से बेकार है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के इसी बयान पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है, उनकी बात पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, लेकिन योगी यूपी में बेहतर शासन कर रहे हैं। बिहार में हम सब नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में हमने कोई बदलाव नहीं किए हैं, स्थिति सुधारने का काम किया है। उन्होंने अपराध रोकने में बिहार सरकार को सक्षम बताया है, लेकिन साथ ही योगी मॉडल की भी जरूरत बताई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार ने आईटीआई के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। इसका लाभ बिहार के 1.5 लाख से ज़्यादा आईटीआई के छात्रों को मिलेगा। इस फैसले का सीधा सा असर बिहार में आईटीआई की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर पड़ेगा। जब कोरोना काल के बाद बिहार सरकार की तरफ से छात्रों को दिए गए इस तोहफे का लाभ जितना छात्रों को मिलेगा, उतना ही लाभ छात्रों के गार्जियन को भी मिलेगा। दरअसल नीतीश सरकार की तरफ से आईटीआई के छात्रों के भविष्य को लेकर के यह फैसला किया गया है कि अब उन्हें बिहार के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों प्रशिक्षणों के लिए ही रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इस फैसले से बिहार के 1.5 लाख छात्रों तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही इसका अतिरिक्त अभ्यर्थी भार जो छात्रों के गार्जियन पर पड़ रहा था, उन्हें भी राहत मिलेगी। किसी भी व्यक्ति की हत्या एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और बिहार में जितनी भी हत्याएं हो रही है वे राजनीतिक प्रायोजित है। यह कहना मेरा नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का है। औरंगाबाद के मदनपुर पहुंचे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह कहकर जिले के राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है कि बिहार में हो रही हत्याओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि अधिकांश हत्याएं न सिर्फ राजनीति से प्रेरित होती है बल्कि इसमें जातीय संघर्ष भी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे ये भी मानते हैं कि ऐसा कुछ खेल बिहार में चल रहा है, लेकिन बिहार की सरकार इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने हत्याओं को लेकर कहा है कि इसमें ज्यादातर एक खास जाति समूह के लोग शामिल होते हैं। आपको बता दूं कि सोमवार 4 अप्रैल को बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है और इस चुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित कराने के लिए बिहार के बड़े नेताओं का औरंगाबाद में प्रतिदिन दौरा जारी है। जहाँ इसी क्रम में जीतन राम मांझी औरंगाबाद के मदनपुर पहुंचे थे।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।